नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गुप्ता फ्रॉम कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर। कौशल आयुर्वेद रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ में धातु क्षय होता है तो उसके नुकसान क्या हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, धातु क्षय से क्या क्या नुकसान होंगे, कौन कौन से अंग इससे प्रभावित होते हैं, इस सब की बातें करेंगे। धातु क्षय में हमें हमारे सभी रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ओजस सभी का ह्रास होता है। इन सब से बचने के लिए हमें धातु वृद्धि के उपाय करने हैं और धातु क्षय को रोकना है। धातु डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा रस का लॉस होता है। सबसे पहले रस निकलता है। रस नहीं होगा, रस की कमी से रक्त नहीं बनता। रस और रक्त की कमी रहने से मेद नहीं बनता, यदि उसका वज़न नहीं बढ़ता, वज़न कम होता जाता है। मेद नहीं होगा तो मांस, मज्जा, शुक्र, इन सब का भी ह्रास होने लगता है और इन सब की कमी रह जाती है। तो कुल मिला के यही कारण है कि डायबिटीज़ में व्यक्ति को जल्दी से आराम नहीं होता, क्योंकि उसको धातु क्षय होता रहता है। आप डायबिटीज़ में जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ हैं उनसे क्या है, आप यूरिन कंट्रोल कर लेते हैं, बट धातु क्षय नहीं रुकता। धातु क्षय रोकना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, हमारे पैंक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन एंड सिक्रेटरी सिस्टम का जो पार्ट है, रीनल किडनी, तो इन सब को बचाने के लिए धातु क्षय को रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि धातु क्षय होगा तो शरीर का कोई भी पार्ट, हमारे बॉडी सिस्टम में कोई भी पार्ट एक्टिव नहीं रहेगा, उससे उसका क्षय होने लगेगा, उसका एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी लाइफ घट जाएगी और अंततः वो गल के दिक्कत करेगा, यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ेगा। तो इस सब से बचने के लिए आपको धातु क्षय को रोकना है और धातु वृद्धि के उपाय करने हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं धातु क्षय के लक्षण क्या हैं। जोड़ों में स्फुटन, उंगलियों को फोड़ने की इच्छा होना, जैसे खुट होना, आप हाथ को इस तरह से दबाते हैं, फोड़ते हैं, या उठते बैठते आपके घुटने से आवाज़ आती है, या कंधा मूव करते हैं ऐसे करके, तो उनसे खुट की आवाज़ आती है, तो ये धातु क्षय के शुरुआती लक्षण हैं। दांत और मसूड़ों का गलना, आपको साल भर से डायबिटीज़ है, आप ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बट आपके दांत और मसूड़े गल रहे हैं, मसूड़े काले हो रहे हैं, दांतों का क्षय हो रहा है, उस दांतों की एनेमल कट के निकल रहा है यूरिन के थ्रू, तो इस तरह की दिक्कत रहती है, ये धातु क्षय के लक्षण हैं। स्मृति ह्रास होना, मेमोरी लॉस होना भी धातु क्षय का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है, लक्षण होता है। हड्डियों में शून्यपन होना, जब आपका मज्जा की कमी हो जाती है, मेद और मज्जा कमी हो जाती है, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, अर्थात लो BMD हो जाता है। आपका जो बोन मिनरल डेंसिटी है वो लो हो जाता है, 14 पॉइंट से बहुत नीचे आ जाता है, जिससे आपको हड्डियों में शून्यपन रहना है, हड्डियों में कमज़ोरी हो जाती है। हाथों का कांपना, जब आपका धातु क्षय होता है और रक्त की कमी होती है और रस की कमी होती है, तो इस तरह की दिक्कत आपको हाथों में होती है। हाथों का टिंगलिंग हैंड्स होते हैं या टिंगलिंग फीट्स भी होते हैं इस तरह के। और शरीर का घटना, शरीर की घटना इसलिए होता है कि धातु से ही शरीर बनता है, हमारे अंग बनते हैं, हमारी हड्डियां बनती हैं। यदि धातु क्षय होगा तो हमारे शरीर का साइज़ घटेगा, वज़न भी घटेगा और साइज़ भी घटेगा, तो इसलिए इसको बहुत ज़रूरी है धातु क्षय को रोकना। पैरों के तलवे में फोड़ा होना है, खासकर डायबिटीज़ में, जब डायबिटीज़ कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो एक बड़ी कॉमन समस्या आती है एक समय के बाद में, तो आपको पैरों के तलवों में फोड़े होते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको धातु क्षय को रोकना बहुत ज़रूरी है। जोड़ों में ढीलापन, जोड़ों में ढीलापन भी धातु क्षय का ही कारण है, यानी कमजोरी का कारण है। यदि आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपका, जैसे कि ना ये हाथ मैंने पकड़ा हुआ है, हाथ मैंने ऐसे उठाया हुआ है, और यदि धातु क्षय है तो मैं इसको छोड़ दूँगा तो ऐसे झूलेगा, नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, तो ये धातु क्षय का लक्षण है। प्लीहा में वृद्धि, आपका जो स्प्लीन है, स्प्लीन में स्वेलिंग आ जाएगा, उससे पेन रहेगा, उसमें क्या नाम है, ये फीवर होने का कारण होता है। इससे अब उस व्यक्ति को फीवर लगातार रह सकता है 4-6-10 दिन, जब तक उसको उसमें उसका डायबिटीज़ का लो नहीं होता तब तक उसको फीवर रह सकता है।
नेत्रों का अंदर धंसना, यदि धातु क्षय अधिक होने से डायबिटीज़ में नेत्र जो आँखें अंदर धंसती हैं उसका भी एक कारण होता है, वो भी धातु क्षय का कई कारण है, यानी कमजोरी का कारण है। तो धातु क्षय को रोकना और धातु क्षय की वृद्धि बहुत ही आवश्यक है, इसलिए हम धातु वृद्धि के उपाय बताते हैं। धातु वृद्धि के लिए कई 4-5 ऐसे हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे आयुर्वेद में उपलब्ध है, उसको हम इस प्रकार यूज़ करते हैं। सबसे पहले शिलाजीत है अपना। शिलाजीत माइक्रो मिनरल्स और मिनरल्स का स्रोत है। उसके बाद अश्वगंधा, अश्वगंधा हमारा बल्ले टॉनिक है, हमारे को शक्ति देता है और ये सीनेस इफेक्ट को ठीक करता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिट करता है, इसलिए अश्वगंधा देना ज़रूरी होता है। सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली स्तंभन करता है और बल्ले टॉनिक है, ये भी हमारे धातु क्षय में वृद्धि करता है, धातु वर्धन में वृद्धि करता है। कौच बीज भी स्टेबिलिटी देता है और धातु वृद्धि में हेल्प करता है। शतावरी भी हमारे धातु को बढ़ाता है और इसमें आंवला धातु को स्ट्रॉन्ग करता है और इस विटामिन सी का भी स्रोत है, तो इसलिए इसमें इसका योग भी होना चाहिए। मेथी में प्रोटीन होता है और प्रोटीन से हमारे को शक्ति मिलती है, हमारा ग्लो बढ़ता है, हमारे शरीर में, हमारे अंगों में, हमारे फेस पे ग्लो बढ़ता है, इसलिए मेथी भी ऐड करना इसमें ज़रूरी होता है। लौह भस्म किसी भी बीमारी को ठीक करना है तो जब तक आप उसका धातु वृद्धि नहीं करेंगे और उसका लौह यानी उसका आयरन मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको उसमें आराम मिलने वाला नहीं है, इसलिए लौह भस्म भी देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप इस बीमारी में या डायबिटीज़ में धातु क्षय को रोककर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। फाइनली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो तुरंत करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरी सभी वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएं स्वतः ही। धन्यवाद।